हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज के क्लास में हम क्लास 10th के हिंदी के गद्यखंड के सभी चैप्टर के बारे में देखेंगे और इसमें ये भी समझेंगे कि इनके लेखक कौन है। ये जो है गद्यखंड से और ये काव्यखंड से लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 से 6 नंबर का एग्जाम में, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन ये भी बताएंगे और फिर ये बताएंगे कि इसको हम कैसे याद रखेंगे। याद तो कर लेते हैं लेकिन क्या होता है कि कुछ दिनों बाद हम ये चीज़ें भूल जाते हैं। तो एक ट्रिक के माध्यम से, एक तरीके से समझेंगे ताकि ये हमें लंबे समय तक याद रह सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं। पहला जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो लिखा गया है यह क्या है, पहले ये देखते हैं कैसे याद करेंगे तरीका। तो भीम जो होते हैं, भीम आप देखे होंगे कि महाभारत में जो भीम होते हैं वो श्रम का विभाजन नहीं करते हैं। श्रम का मतलब होता है काम करना, यानी श्रम मतलब काम होता है। तो श्रम का विभाजन नहीं करते हैं बल्कि भीम अकेले सभी काम को कर लेते हैं। ये बहुत बलवान होते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे, भीम जो है श्रम का विभाजन नहीं होने देते हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा किनके द्वारा लिखा गया है? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा। इस तरीके से याद रखेंगे। या फिर ये भी बातें याद रखेंगे कि अंबेडकर जी जो थे यानी भीमराव अंबेडकर, वो जाति में जो थे वो दलित से थे, ठीक है, दलित परिवार से थे। लेकिन इन्होंने इतना सारा कुछ किया कि ये संविधान के इन्हें निर्माता कहा जाता है। जब आपको हम ये भीमराव अंबेडकर के बारे में जब बताएंगे, एक चैप्टर जो इनके बारे में परिचय सिर्फ बताएंगे, तो उसमें आपको हम बताएंगे कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या क्या इन्होंने किए हैं। तो ऐसे हम याद रखेंगे कि भीम जो है वो बहुत बलवान है, जो कि श्रम का विभाजन नहीं होने देता है बल्कि सभी काम को खुद करता है। इस तरीके से याद रखेंगे तो ये काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। और लंबे समय तक याद रहेगा तो फिर मुझे जो क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी मान लो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो हम अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ऐसे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो हम बोलेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी रहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिखा गया है, वह क्या है, तो हम बोलेंगे निबंध है। निबंध यानी भीमराव अंबेडकर के बारे में यह निबंध है। अब देखते हैं हम 20 के दांत। तो 20 के दांत में हम ये देखते हैं कि 20 के दांत जो होते हैं, 20 के दांत वो नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। ये जो है हम कैसे याद रखेंगे? तो नलिन यानी नली, नाला, नाला में क्या होते हैं? विष होते हैं। हम नाला देखते हैं, नाला में क्या रहता है? विष रहता है। और विष क्या होता है कि हमारे लिए हानिकारक होता है। तो विष जो रहता है नाला में, विष कहाँ रहता है? नाला में। विष के दांत किनके द्वारा? नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा। ऐसे याद रखेंगे, नाला में क्या रहता है? विष रहता है। यानी विष के दांत किनके द्वारा लिखा गया है? विष नलिन बिलोचन शर्मा। विष नाला में रहता है, इसलिए विष नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और विष के दांत जो है यानी 20 के दांत जो है वह एक कहानी है। इसको हम रखेंगे ऐसे याद कि 20 के दांत यानी 20 के दांत, इसमें हम बताएंगे ये कहानी में 20 के दांत में क्या, जो 20 के दांत क्यों नाम पड़ा ये कहानी का। तो यह एक क्या है? कहानी है 20 के दांत। अब देखते हैं हम भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, ये क्या है कि भाषण है और किनके द्वारा लिखा गया है? तो मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया। इसमें एक यूनिक चीज़ें मिलेगा लेखक के नाम में आपको, कि आपको ये जैसे भीमराव अंबेडकर, नलिन बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मुले और अमरकांत, ये सब आपको लगेगा कि ये भारतीय हैं। लेकिन मैक्स मुलर जो है नाम से ही लगता है ये भारतीय नहीं है। तो कोई अलग के व्यक्ति ही ना ये बात कहेंगे कि भारत से हम क्या सीखें, यानी भारत से हम क्या सीखें। और भारत के लोग ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि भारत से हम क्या सीखें। तो मान लो ये विदेशी लोग हैं, मैक्स मुलर हैं, जो बोलते हैं भारत से हम क्या सीखें। तो कभी भी क्वेश्चन रहेगा कि भारत से हम क्या सीखें या इसके लेखक कौन है, तो हम याद रखेंगे यह एक विदेशी नाम है, यानी मैक्स मुलर है। कौन है? मैक्स मुलर। इसका पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मुलर है। हम जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे उसमें मैक्स मुलर के बारे में भी। यह क्या है? भाषण है। तो इसका तरीका बहुत अच्छा है कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया भारत से हम क्या सीखें, यह कौन सी विधा है, तो हम बताएंगे भाषण है। कैसे? देखिए, भा से भारत और भा से भाषण, यानी
भाषे भारत और भाषे भाषण, ये जो है ऐसे याद रखेंगे कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है, भाषण है। तो आप कैसे याद रखेंगे, यहाँ भा है और यहाँ भी भा है, इस तरीके से हम याद रखेंगे। और ऐसे याद रखेंगे ना तो लंबे समय तक हमें याद रहेगा, जिसके कारण कभी भी आएगा क्वेश्चन तो हम आसानी से टिक आउट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, किनके द्वारा लिखा गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया, कैसे याद रखेंगे। तो नाखून जो होता है क्यों बढ़ते हैं, यानी बार बार, हजारों बार बढ़ते हैं। नाखून कैसे बढ़ते हैं, हजारों बार बढ़ते हैं। हजारों बार नाखून को हम काट लेते हैं फिर भी नाखून बढ़ते रहता है। तो ये नाखून जो है हजारों बार बढ़ता है। इस तरीके से हम याद रखेंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। ये अगर अच्छे ढंग से याद करेंगे, देखेंगे एक ट्रिक के माध्यम से, तो काफ़ी अच्छे से याद रहेगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। इसीलिए हम एक ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं और इस ट्रिक को सिर्फ ट्रिक के ही तरह समझेंगे। तो नाखून जो है हजारों बार बढ़ता है, इसलिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, किनके द्वारा लिखा गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। नाखून जो होता है, यह मान लीजिए नाखून जो होता है हम लगाते हैं नेल पॉलिश, तो नाखून जो होता है लाल कलर के नेल पॉलिश लगाते हैं, ललित निबंध। नाखून कैसा कलर का, ललित, लाल कलर का होता है, इसलिए ललित निबंध है। नाखून क्या है विद्या, तो ललित निबंध है। ऐसे याद रखेंगे, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या क्या है, ललित निबंध है। अब हम देखते हैं नागरी लिपि। नागरी लिपि में हम क्या ऐसा बनाएंगे ट्रिक, देखते हैं। नागरी लिपि, हाँ, नागरी लिपि जो है ना, यानी नगर के लोग जो होते हैं उनमें कुछ गुण होता है, नगर के लोगों में कुछ गुण होता है, या फिर ऐसे हम कह सकते हैं कि नगर के जो लोग होते हैं वहाँ गुना कर होता है। मतलब नगर के लोग को गांव की अपेक्षा ज़्यादा पैसा खर्च होता है, कई गुना कर खर्च होता है उसका, ठीक है। नगर के लोगों में गुना करके खर्च होता है, खर्च ज़्यादा होता है। आप ये सुने होंगे कि गांव के लोग जो होते हैं कम खर्चे में जीवन यापन कर लेते हैं, वही अगर शहरी लोग होते हैं यानी नगर के लोग होते हैं तो उसे खर्च ज़्यादा हो जाता है। तो गुना कर, नगर के लोग जो होते हैं वो गुना कर यानी गुना करके खर्च करते हैं, कई गुना खर्च करते हैं, ऐसे याद रखेंगे। तो नागरी लिपि किनके द्वारा लिखा गया है, तो गुना कर मूल्य के द्वारा लिखा गया है। नागरी लिपि गुना कर मूल्य के द्वारा लिखा गया। यह क्या है, निबंध है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ भी आप देखिए, न से नागरी और न से निबंध, ऐसे याद रखेंगे आप कि नागरी लिपि क्या है, निबंध है। जैसे यहाँ पे हम बताएं ना, भारत से हम क्या सीखे, पहला अक्षर भा है और यहाँ पे विद्या जो है भाषण है, यानी भा से भाषण होता है। अब यहाँ पे वही चीज़ें हम बताए, से नौ से नागरी लिपि होता है और नौ से निबंध होता है, ऐसे याद रखेंगे ना। तो ये आप क्वेश्चन देखते ही सही कर लेंगे और गलत होने की संभावना होगा ही नहीं यहाँ पे। अगला है बहादुर, जो अमरकांत के द्वारा लिखा गया है, यह कहानी है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आप ये कहानी पढ़ेंगे अमरकांत के, मतलब ये बहादुर के बारे में। बहादुर का पूरा नाम है दिल बहादुर, हम पढ़ाएंगे, कहानी भी बताएंगे उसमें। पहले ये समझ लेंगे ना कि इनके द्वारा लिखा गया कौन, मतलब अमरकांत जी के द्वारा लिखा गया बहादुर। हम कैसे याद करेंगे, तो जो बहादुर लोग होते हैं ना, जो लोग बहादुर होते हैं वो अमर हो जाते हैं। बहादुर लोग क्या होते हैं, अमर हो जाते हैं। अब जैसे सुने होंगे महात्मा गांधी अमर रहे, तो महात्मा गांधी बहादुर लोग थे तो वो क्या हुए, अमर हो गए। वैसे ही इसी ट्रिक से हम याद रखेंगे कि बहादुर जो है अमरकांत के द्वारा लिखा गया। बहादुर किन के द्वारा लिखा गया है, तो अमरकांत के द्वारा लिखा गया। तो ऐसे हम याद रख लेंगे। और उसके बाद कहानी है, ये क्या है, कहानी है। तो अमर लोग के बारे में ही कहानी लिखा जाता है, या बहादुर लोग के बारे में ही कहानी लिखा जाता है। इस तरीके से याद रखेंगे कि जो लोग बहादुर होते हैं उनका कहानी लिखा जाता है। तो इस तरीके से हम याद रख पाएंगे। और अगला हम देखेंगे, उससे पहले एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है किनके द्वारा लिखा गया। तो श्रम विभाजन यानी श्रम को बिना बांटे हुए कौन काम को कर सकता है, तो भीम कर सकता है, यानी भीमराव अंबेडकर। यह क्या है, निबंध है। दूसरा हम देखें यहाँ पे विष के दांत के बारे में। तो विष के दांत जो है वो नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। इसका ट्रिक हम क्या बताएं कि नली में क्या होता है, विष होता है,
नली में विष होता है, तो नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा विष के दांत लिखा गया है, यह कहानी है। फिर हम तीसरा देखें यहाँ पे, जो भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें, तो यह क्या है, यह भाषण है। हम बताए भाषे भारत भाषे भाषण, यह किनके द्वारा लिखा गया, तो मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया। यह विदेशी है, इनका पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मुलर है। ये सब चीज़ें हम बताएंगे। से भारत से हम क्या सीखे, किनके द्वारा लिखा गया है, तो मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया। फिर उसके बाद हम ये बताएं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून बढ़ते हैं और हजारों बार काटते हैं, हजारों बार नाखून बढ़ते हैं, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया। यह क्या है, तो ललित निबंध। हम बोले कि नाखून में हम लाल कलर लगाते हैं, इसलिए इसको याद रखेंगे, ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या है, ललित निबंध है। उसके बाद हम देखें यहाँ पे नागरी लिपि के बारे में, तो हम ये भी बताया कि नागरी लिपि जो है, नगर के लोग जो होते हैं कई गुना खर्च करते हैं गांव की अपेक्षा। तो नागरी लिपि गुना कर मूल्य, नागरी लिपि गुना कर मूल्य, और न से नागरी और न से निबंध। यहाँ पे हम बताएं न से नागरी न से निबंध, जैसे हम बताएं यहाँ पे भा से भारत और भा से भाषण। फिर अंतिम हम देखें कि बहादुर किनके द्वारा लिखा गया, तो बहादुर जो है अमरकांत के द्वारा लिखा गया। कैसे याद रखेंगे, तो बहादुर जो लोग होते हैं वो अमर रहते हैं, बहादुर लोग अमर रहते हैं। तो यह क्या है, कहानी है। तो यानी बहादुर लोग के बारे में कहानी लोग लिखते हैं, यानी अमर जो व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा कहानी लिखा जाता है, उनके बारे में कहानी लिखा जाता है। इस ट्रिक से ऐसे करके हम याद रखेंगे। तो आप समझ गए होंगे श्रम विभाजन, जाति प्रथा, विष के दांत, भारत से हम क्या सीखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि और बहादुर, ये सब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं इससे आगे। अब हम देखेंगे अगला परंपरा के मूल्यांकन। परंपरा के मूल्यांकन जो है, इनके लेखक राइटर जो है रामविलास शर्मा है। कैसे याद रखेंगे, तो परंपरा यानी पुरानी सभ्यता से, परंपरा का मतलब ही होता है बहुत दिनों पहले से होता हुआ आ रहा है। सुने होंगे कि परंपरा से होते हुए आ रहा है, कोई काम जो है परंपरा से होते हुए आ रहा है। तो परंपरा का मूल्यांकन जो है वो राम भगवान के समय से आ रहा है, यानी परंपरा से होते हुए आ रहा है। इनके लेखक कौन है परंपरा का मूल्यांकन, तो रामविलास शर्मा है। ऐसे हम याद रखेंगे कि परंपरा जो है परंपरा से ही होते हुए आ रहा है, यानी राम भगवान के समय से ही ये सारी चीज़ें होते हुए आ रहा है। ये जो है या निबंध है, ये क्या है, निबंध है, यानी परंपरा के बारे में निबंध लिखा गया है। ऐसे हम कहेंगे, याद रखेंगे कि परंपरा के बारे में निबंध लिखा गया, इससे हम याद रख पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जित जित में निरखत हूँ, यानी एक बार जीता कोई व्यक्ति, मान लीजिए जीत तो ऐसे होगा, लेकिन समझ लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि जीत है ये जीतने वाला। तो जीत, एक बार जीतेगा कोई व्यक्ति तो वो राजा होंगे, राज करेंगे। और अगर बार बार जीत रहे हैं कोई व्यक्ति, यानी जीत जीत, तो जित जित में निरखत हूँ, ये महाराजा होंगे, यानी महाराज होंगे कोई, और वैसे महाराज होंगे जो पंडित होंगे, तभी तो वो बार बार जीत रहे हैं। तो ऐसे याद रखेंगे कि जित जित में निरखत हूँ, ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया है। पंडित बिरजू महाराज के द्वारा जित जित में निरखत हूँ लिखा गया है। यह क्या है, तो यह साक्षात्कार है। कैसे याद रखेंगे, यानी पंडित लोग जो होते हैं वो साक्षर होते हैं। पंडित लोग कैसे होते, क्या होते हैं, साक्षर होते हैं, या महाराज जो होते हैं वो साक्षर होते हैं। इस तरीके से याद रखेंगे कि पंडित लोग जो होते हैं वो साक्षर होते हैं। तो जित जित में निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया है। यह क्या है, तो साक्षात्कार है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आविन्यो। क्या है, आविन्यो। इसके लिए कोई ट्रिक ही नहीं है। इससे पहले हम जैसे बताए थे से भारत से हम क्या सीखे, यह क्या है, तो भाषण है। उसी प्रकार से यहाँ पे आ से अविन्यो और अ से अशोक वाजपेयी। आप ये भी देख लिए होंगे, इसमें गद खंड में 12 में किसी में जैसे अ से स्टार्ट है और अ से यहाँ भी स्टार्ट है, ऐसा नहीं होगा। यानी अ से गद खंड का नाम है और अ से लेखक का भी नाम है, तो ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से हम याद कर लेंगे। यानी अविन्यो किनके द्वारा लिखा गया है, तो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। ये तो बहुत आसान है, आप याद रखेंगे अ से अविन्यो और अ से अशोक वाजपेयी, इस तरीक़ा से याद रखेंगे। अशोक वाजपेयी ये क्या है, ललित रचना है। क्या है, ललित रचना है। अब हम देखते हैं अगला मछली। मछली जो है यह विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया। हम शुक्ल को थोड़ा हेर फेर वर्ड कर दे रहे हैं। शुक्ल को हम समझ लेते हैं कि शुल्क है। क्या है, शुल्क।
तो मछली जब हम लाने जाते हैं या कोई व्यक्ति मछली लाने जाते हैं तो मछली बिना शुल्क के तो नहीं मिलता है। बिना शुल्क का मतलब होता है पैसा देना, यानी इसका मूल्य क्या है, नहीं है वो शुल्क। तो शुल्क जो है, मछली जो जाते हैं लाने के लिए वो शुल्क दे के लाते हैं, इस तरीके से याद रखेंगे। तो ये मछली जो है किनके द्वारा लिखा गया है, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। मछली किनके द्वारा लिखा गया है, तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया। एक और तरीके से समझेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे लॉ है, लॉ के बाद क्या आता है, य र, लॉ के बाद व, तो मछली, लॉ के बाद व, तो मछली किनके द्वारा लिखा गया है, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। यह क्या है, कहानी है। तो कहानी जो है ये मछली, अब ये सोचिए कि मछली के बारे में कहानी लिखा गया है, तो यहाँ पे मछली के बारे में क्या लिखा गया, कहानी लिखा गया है, यानी मछली पे ही कहानी लिख दिया गया है। ऐसे याद रखेंगे, मछली पे ही कहानी लिख दिया गया है। मछली हम जब जाते हैं लाने के लिए तो उसका कुछ शुल्क होता है, तो शुल्क दे के लाते हैं, तो विनोद कुमार शुक्ल, शुल्क तो हम बोले हैं ऐसे ही, यानी इस ट्रिक को समझने के लिए, इसलिए विनोद कुमार शुक्ल होगा। अब है नौबत खाने में इबादत, यानी खाने में इबादत, ये देखिए थोड़ा ये ऐसे रखेंगे याद, खाने में इबादत। तो खाने में इबादत जो होता है, मतलब कहीं हम जा रहे हैं खाने के लिए, तो खाने के बाद आप देखे होंगे कि वहाँ मिश्री मिलता है। क्या मिलता है, मिश्री मिलता है। खाना खा लेते हैं, उसके बाद क्या मिलता है, मिश्री मिलता है, इलायची वगैरह मिलता है ना खाने के बाद, वही इसी तरीक़े से याद रखेंगे कि खाने में इबादत, यानी खाने के बाद हमें मिश्री मिलता है। यतीन्द्र मिश्र के, यानी नौबत खाने में इबादत क्या है, किनके द्वारा लिखा गया है, इनके राइटर का क्या नाम है, तो यतीन्द्र मिश्र नाम है। तो यही भी याद हो गया होगा कि नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है। यह क्या है, तो व्यक्ति चित्र है। तो कोई व्यक्ति ही है जो मिश्र को खाते हैं, यानी मिश्री को खाते हैं, इस तरीक़े से याद रखेंगे। यानी खाने में कौन जा रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है, व्यक्ति चित्र, ऐसे याद रखेंगे कि खाने में जा रहा है कोई व्यक्ति, यानी व्यक्ति चित्र। अब है लास्ट, और ये इतना अच्छा है कि आपको याद ना भी कराएं तो याद रहेगा। अब देखें यहाँ पे शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति किनके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें शिक्षा के बारे में पता हो, यानी शिक्षा मिला हो, जो व्यक्ति शिक्षित हो और वो महात्मा गांधी को नहीं जानते होंगे, ऐसा तो संभव ही नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षा लेते हैं यानी पढ़ाई करते हैं, वो महात्मा गांधी के बारे में ज़रूर जानते हैं। यानी शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। शिक्षा और संस्कृति किसके द्वारा लिखा गया है, तो किनके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे होंगे कि शिक्षा, और यहाँ भी शिक्षा, यानी शिक्षा जो है, शिक्षा और संस्कृति या शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा और संस्कृति क्या है, शिक्षा शास्त्र है। दो वर्ड मिल रहा है शिक्षा, और यहाँ भी दो वर्ड मिल रहा है शिक्षा, यानी शिक्षा शास्त्र हो जाएगा। तो आज के क्लास में हमने जाना यहाँ से गद्य खंड में 12 चैप्टर में जो थे उनके राइटर कौन है, यानी लेखक कौन है, और वह क्या, उनकी विधा कौन सी है, ये सब चीज़ें के बारे में अच्छे से हमने जान लिया। अगले क्लास में हम अब ये जानेंगे, जैसे पहला हम लिखाए थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या लिखा गया है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उसमें हम सिर्फ और सिर्फ यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में उनका परिचय देखेंगे। उनका जन्म कब हुआ, जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, फिर मृत्यु कब हुआ, उन्होंने कौन कौन सी रचना लिखे हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में उसमें हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ये सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, परिचय के बारे में। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है हिंदी का खास करके, उसमें परिचय से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही दिया जाता है। तो उसमें हम जैसे ये बताएंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो 1891 ईस्वी में हुआ। फिर इनका मृत्यु कब हुआ, तो 1956 ईस्वी में हुआ। तो इसे भी हम एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कैसे, ठीक है। जैसे 1891 हमें याद करेंगे और भूल जाएंगे, तो इसको कैसे याद रखेंगे, यानी 1 के बाद 8 है, 8 के बाद 9, 9 के बाद 1, तो 1 इस साइड और 1 इस साइड, और बीच में 8 9। अब ऐसे याद रखेंगे तो ये तो याद हमेशा के लिए रहेगा, डेफिनेटली ये हमेशा के लिए याद हो ही जाएगा कि 1891 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। तो ऐसे याद रखेंगे कि 1 आगे भी है और पीछे भी, मतलब शुरू में भी 1 है और अंत में भी 1 है। फिर 8 9, तो 1891 में। 1956 याद करेंगे, उनका मृत्यु है भीमराव अम्बेडकर का, तो
इसमें 1956 याद करेंगे तो 1900 जब 1800 ईस्वी में जन्म लिए तो 1900 ईस्वी में मरेंगे, यानी मृत्यु होगा। ये स्वाभाविक है कि इसे 1800 ईस्वी में जन्म लिए तो 1900 ईस्वी में मृत्यु होगा। तो 1900 ईस्वी तो याद ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 56 याद कैसे रखेंगे, यानी 1956, 5 के बाद 6, तो ये कितना आसान हो जाएगा याद करने में इनका जन्म। तो ऐसे ही करके हम जन्म भी याद करा देंगे, एक ट्रिक के माध्यम से अच्छे से समझा देंगे वहाँ पे। तो अगले क्लास में हम क्या बताएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में।